प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। All is not well in the BJP camp. That's ministers हैं यहाँ पर, उनकी क्या राजनीतिक हैसियत है सब लोग जानते हैं। तो उनके कैंपेन करने से कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड नहीं हो जाएगा। इतना बड़ा एग्जाम्पल है आपके पास सामने कि इतनी उन्होंने सभाएं की, लेकिन अगर उनकी सभाएं नहीं क्लिक हुई तो अंततः कांग्रेस जीत गई और बीजेपी हार गई। तो इन स्टेट इलेक्शंस में भी यही सिनेरियो है। बात करते हैं मध्य प्रदेश मॉडल की तो कोई बात ही नहीं करता। तब झगड़ा शुरू हुआ मोदी और अडवाणी का। नमस्कार, आदाब। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो 5 राज्यों के चुनाव में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है और आम चुनाव की अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो उसमें भी 7 से 8 महीने का वक्त ही बचा है। इससे पहले सियासत गर्म है, रैलियों का दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। खासतौर पर इन 5 राज्यों की बात करें, जिस तरह के फैसले पार्टी आलाकमान की तरफ से लिए जा रहे हैं वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि घबराहट है, बेचैनी है और डर है, और हार का डर जो है वो सता रहा है। यही वजह है कि तमाम जो बड़े नेता हैं राज्यों के, जिनके चेहरों पर चुनाव लड़े जाते हैं, उन सब कुछ साइडलाइन करके सिर्फ एक चेहरा सामने लाया गया, वो है नरेंद्र मोदी का। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर तमाम जगहों पर आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में तो शायद उम्मीद ही छोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसने एक तरह से वो एक सरेंडर मोड में नजर आ रही है कि वहां किसी भी तरह की कोई कोशिश का कोई फायदा भी नहीं है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, सांसदों में उतारा जा रहा है, मंत्रियों को में उतारा जा रहा है, उससे ये साफ जाहिर की एक बौखलाहट जो है आ रही है बीजेपी में। इसके बाद एक तरह से बगावत के सुर जो हैं वो उभर गए हैं और साफ तौर पर ये लग रहा है कि इवेंट अपनाकर चला जा सकता है। 2014, 2019 और अब 2024 हमारे सामने है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को ये लग रहा है कि कोई और हथकंडा अपनाकर लोगों को एक बार फिर से छला जाए और सत्ता पर काबिज हुआ जाए। फिलहाल ये सियासत जो है, चाहे हम राज्यों की बात करें या नेशनल पटल पे हम बात करें, किस तरह से नजर आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट है उसको तरह से देखते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ ऑथर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट अभिज्ञान प्रकाश जुड़ गए हैं। आप उनको टीवी चैनल पर देखते आए हैं, 2 दशक से भी ज्यादा का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। उन्होंने अभी किताब भी कुछ दिन पहले लिखी है और फिलहाल वो जो सियासत है गठबंधन की, नरेंद्र मोदी की, राज्यों में होने वाले चुनाव और आम चुनाव को किस तरह से देखते हैं, बारीकी से उनसे हम बात करेंगे। अभिज्ञान जी, सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका डीबी लाइव पर। अभी फिलहाल जो आप पूरा इवेंट मैनेजमेंट होते हुए देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का, और जिस तरह के फैसले एक तरह से लिए जा रहे हैं जल्दबाजी में, हार की डर की वजह से, क्या आपको लग रहा है, आ रहा है कि जो जो फैसले जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद घातक हो सकते हैं, क्योंकि बगावत के सुर खुद भारतीय जनता पार्टी में से उभर आए हैं और तमाम बयान जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। नहीं, सही बात है। ऑल इज नॉट वेल इन द बीजेपी कैंप। दैट्स व्हाट आई कैन से टू स्टार्ट विद। ऑल इज नॉट वेल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं इस थ्योरी को ज्यादा नहीं मानता हूं कि इतने मंत्री उतार दिए और इतने चेहरे। देखिए, इस वक्त जो सिस्टम है, कल भी मैं एक बड़े प्रोग्राम में कह रहा था कि ये पैटर्न इस तरह से बनाया गया है कि सब कुछ ब्रांड मोदी है। तो अगर वो क्लिक करेंगे तो पार्टी क्लिक करेगी, चाहे वो राज्य हो या देश का चुनाव हो। अगर वो नहीं क्लिक करेंगे किसी भी कारण से तो पार्टी नहीं क्लिक करेगी, क्योंकि उनके जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर, उनकी क्या राजनीतिक हैसियत है सब लोग जानते हैं। तो उनके कैंपेन करने से कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड नहीं हो जाएगा। हाँ, उनको काम दे दिया जाएगा कि जाइए आप 1 महीना मध्य प्रदेश में समय बिताइए, वो एक अलग चीज है। अपनी अपनी मिनिस्ट्री छोड़ के जाइए, वो एक अलग बात है, माहौल बनी है। लेकिन अल्टीमेटली जो वोट कैचर है, जिसकी वजह से
सब कुछ आज बीजेपी का है, क्योंकि ऐसा डिजाइन किया गया है। बार बार मेरी बात को समझिए, पार्टी से बड़े व्यक्तित्व को बनाकर उस तरह से डिजाइन किया गया है, वो सारी डिपेंडेंस, निर्भरता वो नरेंद्र मोदी पर ही है और किसी पर नहीं है। आप कर्नाटका का चुनाव देखिए ना, इतना बड़ा एग्जाम्पल है आपके पास सामने कि इतनी उन्होंने सभाएं की, लेकिन अगर उनकी सभाएं नहीं क्लिक हुई तो अंततः कांग्रेस जीत गई और बीजेपी हार गई। तो इन स्टेट इलेक्शंस में भी यही सिनेरियो है। तो मैं जहां तक सोचता हूं, जहां तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, मैं किसी और को काउंट भी नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली वही आते हैं, खुद ही कहते हैं कि मैं मोदी ये प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं मोदी ये प्रॉमिस कर रहा हूं। तो मी एज नरेंद्र मोदी प्रॉमिसिंग टू द पब्लिक ऑफ दैट स्टेट। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो बताइए और किसी की प्रॉमिस पर कोई क्या यकीन करेगा। जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। तो इसीलिए ये सारा प्रेशर, ये सारा दबाव किसी भी चुनाव का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश में खास तौर पर मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बताया कि 2012 के एक इंटरव्यू में शिवराज सिंह चौहान ने मुझसे कहा था, वो इंटरव्यू आज भी मेरे पास पड़ा है, कि आप लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, मध्य प्रदेश मॉडल की तो कोई बात ही नहीं करता। तब झगड़ा शुरू हुआ मोदी और अडवाणी का। अडवाणी इस लाइन को लेकर आगे बढ़ गए, सार्वजनिक मंचों से उन्होंने बोला इस बात को कि आप मध्य प्रदेश मॉडल की भी चर्चा करिए। तो वो तो पृष्ठभूमि है ही है। अब वहां पर कई भागों में, कई हिस्सों में बट गई है भारतीय जनता पार्टी। सब कुछ बदला क्योंकि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप क्यों लाए? वो ब्रिजेश राजपूत की किताब मेरे ठीक पीछे रखी है, उसको मैंने रिव्यू किया था। पुराना चेहरा था, चीफ मिनिस्टर बनाकर लाए। तो इतने ज्यादा, ये मैं सिर्फ मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहा हूँ, इतने ज्यादा वहां पर ऑलरेडी हिस्से हैं। तो एक यूनिफाइड बीजेपी नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश की बीजेपी का इतिहास होता था कि ऑर्गेनाइजेशनली स्टेट यूनिट्स की जो पार्टियां है, भारतीय जनता पार्टी की स्टेट यूनिट्स जो है, उसमें सबसे बेहतर ऑर्गेनाइज होती थी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। लेकिन कैलाश जोशी के समय के बाद से ये सब कुछ बदलने लगा। फिर हमने खुला सार्वजनिक रिवोल्ट देखा, उमा भारती का, वो भी सबको याद है। तो ये सबसे बीजेपी गुजर चुकी है। अब ये है मध्य प्रदेश की तस्वीर। अब आते हैं राजस्थान की तस्वीर। उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी तक यही नहीं क्लियर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की पोजीशन क्या है। ठीक है, अब वहां पर भी जबरदस्त विरोध के स्वर निकल कर आ रहे हैं। अब मंत्री जो है, जो मंत्री हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं वहां के लोकल लीडर्स। ठीक है, तो ये और ये सब सार्वजनिक हो रहा है, कोई पीछे छुप के या पत्रकारों को फीड करके, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिकली आके धड़ल्ले से बोल रहे हैं। एक मिनिस्टर जो है वो पहले रहे हुए मिनिस्टर बीजेपी के, वो मेघवाल साहब के बारे में खुल के बोल रहे हैं। और देखिए इनको नरेंद्र मोदी ने अपने साथ रखा हुआ है। तो होता है, कांग्रेस भी समस्या से गुजर चुकी, कांग्रेस नहीं उसके अभी गुटबाजी। तो चुनाव से पहले आपको भीतर अपनी अपनी लड़ाई को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ताकि ये रिवोल्ट जो है, या जो सिमरिंग्स हैं, या जो सुबगाहट है, या जो नाराजगी है, या जो डिसकंटेंट है, वो हाथ से बाहर ना चला जाए। अभी तो मैं आपसे कह रहा हूं, अभी तक किसी से कहा भी नहीं है मैंने कि अभी तो चुनाव के हिसाब से सीटें बांटने का समय आया ही नहीं, जब नेताओं को, अपने चमचों को, अपने समर्थकों को सीटें दिलानी। उससे पहले ये हाल है। तो सोचिए जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसमें डिसकंटेनमेंट होगा। जी, जाहिर सी बात है। और जो दो लिस्ट जो है जारी की गई है, उसके बाद ही किस तरह के बगावत के सुर हैं वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहे हैं। और कुछ छुप के ढककर नहीं हो रहा है, बल्कि खुलेआम हो रहा है, और सब कुछ टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया सब पर है। आपको ये लग रहा है अभिज्ञान जी के अभी भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नरेंद्र मोदी ब्रांड के ही को आगे रखकर ही चुनाव लड़ रही है, जब नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें 100% गारंटी देता हूं, जो मैं कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। और जब वो ये बात कह रहे होते हैं तो ना तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होता है और ना ही उनकी बातों में कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि 10 सालों में जितने भी उन्होंने वादे किए हैं सब खोखले और बेबुनियाद ही साबित हुए हैं, लोगों के सामने हैं।
अब लोगों को सब कुछ खुला, सब कुछ पता है। उसके बावजूद जब उस तरह के दम भरते हैं, क्या एक बार फिर से मोदी ब्रांड में अभी भी वो जान है कि वो लोगों को एक बार फिर से अपनी तरफ लौटा सकें, या मैं कहूं खुले शब्दों में कि छल सकें? देखिए, ये बात बहुत अच्छी आपने सवाल पूछा कि भाई आप काठ की हांडी कितनी बार चढ़ा सकते हैं, और बहुत सफलता से आपने काठ की हांडी कही। ठीक है, आपने वादे किए, उस वादों का आधार पे आप 2 बार बहुमत की सरकार लेकर देश में आए हैं। ये छोटी बात नहीं है। 300 सीट प्लस की आप सरकार लेकर आए हैं। व्हाई विल यू चेंज योर विनिंग फॉर्मूला? आप तो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे ना। अब प्रश्न उठता है जनता के रियलाइजेशन का, जनता के समझने का कि इन्होंने कितने वादे हमसे किए और कितने वादे हमसे पूरे किए। जैसे मैंने इस एक प्रोग्राम में बोला, बड़ी वहां तालियां बजने लगी। मैंने ताली बजाने का विषय नहीं है, मैं एक सरल बात कर रहा हूं कि मैंने भी उज्ज्वला स्कीम का समर्थन किया था, क्योंकि मैं गांव देहात की रिपोर्टिंग बहुत साल कर चुका हूं, उत्तर प्रदेश से आता हूं, महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से समझता हूं। मैं देखता हूं गृहिणियां कैसे चूल्हे में अपने को दमे का मरीज बनाते हुए खाना पकाती है घर के लिए, राइट? अगर आप उस चूल्हे को रिप्लेस करवा पा रहे हैं गैस स्टोव से, बहुत अच्छी बात है, मैं समर्थन करूंगा। कोई सरकार हो, नरेंद्र मोदी का भी खुल के समर्थन करूंगा। लेकिन उसी समय मैंने एक सवाल पूछा था जिसका आज तक जवाब नहीं मिला कि एक बार सिलेंडर आ जाने के बाद दूसरी बार भरेगा कैसे? और यही हुआ, क्योंकि वो सिलेंडर उस गृहिणी के किचन का शोपीस बन के रह गया। उसके ऊपर कपड़ा सुखाया जा रहा है, उसके ऊपर बाकी सामान रखे जा रहे हैं, क्योंकि वो रिफिल कैसे होगा? और प्लस गिवन द फ्लक्चुएशन इन एलपीजी प्राइसेस, आप समझ रहे हैं? बट मेरा सवाल ये है कि जी। ऑप्शन क्या है इनके पास? बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है? अब वो ब्रांड वैसी रही नहीं रही ये तो नतीजे बता देंगे, लेकिन ऑप्शन क्या है? वो किसको और आगे लेके चले जाए? क्योंकि जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने शुरुआत से वो एक पैटर्न बनाया कि इनके अलावा कोई नहीं, अगर ये है तो यही है। ये बिल्कुल आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बीजेपी कोई बीजेपी नहीं है, वो पीछे जा चुकी है। तो ये अटल जी अडवाणी जी का युग नहीं है, ये है। अब जब यही है तो आप इन्हीं को पिच करेंगे, या तो आप फेल करेंगे या क्लिक करेंगे। कई राज्यों के चुनाव ये बताते हैं कि कई बार आप बहुत बुरी तरह से फेल हुए, एक बार नहीं, एक बार से कहीं ज्यादा, बट आप सेंटर में क्लिक किए। बट मेरा पॉइंट ये है, मैं सबसे कहता हूँ, और कई सारे एनालिस्ट मुझसे नाराज हो जाते हैं इस बात पे, मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप बताइए तो सही कि दूसरा ऑप्शन क्या है। या तो दूसरा ऑप्शन बीजेपी क्रिएट करके दे कि हाँ मोदी जी हैं और ये 4 और बड़े चेहरे हैं, लेकिन वहां पे ऐसा सिनेरियो हम्म। नहीं है। मोदी जी हैं, या हम्म। उनके बाद उस लेवल पे अगर कोई पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस कर सकता है तो वो अमित शाह है। सो वेयर इज द फेस? आप एक जी। कैंपेन चला रहे हैं, आप एक पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं, तो वो उसी चेहरे के इर्द गिर्द है। अब अगर उस चेहरे में दम नहीं बचा है वैसा वाला जैसा कि पहले था, आकर्षण नहीं है उस तरह का जैसे कि पहले था जो आप लोग बता रहे हैं, तो खामियाजा तो स्वाभाविक है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा ना, और कौन भुगतेगा? हम्म। क्या आपको लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान से नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं? क्या, क्योंकि अगर जिस तरह से अगर स्टेट में हम बात करें, गुजरात के अलावा अगर कोई स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबा अपना राज देखा है, 18 साल से ज्यादा से शिवराज सिंह चौहान जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और उससे पहले आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से गुजरात में किस तरह से एक छत्र राज किया है, तो क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी ब्रांड को ये डर लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, जिस तरह से लगातार वो एक मध्य प्रदेश में लगातार वो चुनकर आ रहे हैं, और उनको साइडलाइन करना नरेंद्र मोदी ब्रांड के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी हो गया था? यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान तो उन्हें भगवान की उपाधि दे रहे हैं, और नरेंद्र मोदी उनका नाम तक लेना गवारा नहीं करते हैं अपनी रैली में, और उनकी जो सबसे, उनको लगता है जो उनकी सबसे कामयाब योजना है लाडली बहन, उसका जिक्र नहीं करते हैं। तो ये साफ तौर पर दिखता है, और पहले से भी दिखता आया है, कि शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या ये भी एक इसका आप बड़ा रीजन देखते हैं? लेकिन मैं बात जो आपसे कह रहा था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 2012 में शिवराज सिंह चौहान ने एक इंटरव्यू में मुझे कहा था, आज भी वो
इंटरव्यू मेरे पास पढ़ा है कि मध्य प्रदेश मॉडल का जिक्र नहीं होता, गुजरात मॉडल का जिक्र होता है, और अडवाणी ने उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। तब तक अडवाणी और नरेंद्र मोदी के बीच तनाव बहुत स्पष्ट हो चुका था। पॉइंट मेरा क्या है कि पृष्ठभूमि तो पहले से ही झगड़े की है, कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए मुझे 1% भी आश्चर्य नहीं हो रहा है कि वो उनका नाम नहीं ले रहे हैं, वो उनको उनकी सबसे प्रिय लाडली योजना का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो मुझे इन बातों को लेकर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, मैंने अभी आपको बीच में कहा, इसको थोड़ा इलैबोरेट करके समझा दूं कि सरकार आई थी कांग्रेस की, बाद में बीजेपी ने तोड़फोड़ करके उसको बनाया, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की जी भूमिका थी। तो जब बीजेपी तोड़फोड़ करके सरकार बना सकती है, तो कोई जरूरी नहीं है बीजेपी के लिए कि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति वापस पैदा होती है तो वो शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाए ना, वो किसी और भी बना सकते हैं जो उनको ज्यादा सूट करेगा। तो इसीलिए हम्म। एक तरह से शिवराज सिंह चौहान के लिए वो बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि आप ये ना समझें कि अगली बार अगर बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में किसी भी कारण से बनती है, जनता के वोट से बनती है, कोई तोड़फोड़ से बनती है, तो आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे। सो डोंट फील एंश्योर्ड अबाउट इट। मेरे हिसाब से ये संदेश शिवराज सिंह चौहान को साफ साफ दे दिया गया है इनिशियल कैंपेनिंग में ही इस चुनाव के। जी, लेकिन इस बार और पिछली बार 2019 और अब हम 2024 के अगर इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि पहली बार 28 दल एक साथ एक मंच पर इकट्ठा होकर उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया है, इंडिया अलायंस। और इसमें 11 मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं कि 60% से ज्यादा नेतृत्व जो है वो इंडिया गठबंधन करता है, और क्योंकि 38% वोट मिले थे नरेंद्र मोदी को 2019 की अगर हम बात करते हैं, 2024 में जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी थी, यूपीए 1 यूपीए 2 की एक नया चेहरा लोग देखना चाहते थे। गुजरात मॉडल बहुत अच्छे से बेचा गया और लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा जताया और उन्हें चुनकर भेजा। 2019 में पुलवामा के एक नायक के तौर पर वो नजर आए, उसकी उन्होंने वाहवाही लूटी और लोगों ने चुना। इस बार क्या आपको लग रहा है कि महिलाओं को इस बार ठगने की बारी है, और क्या वाकई में इंडिया गठबंधन एक तरफ और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के वही वादे, वही तमाम चीजें, वही उनकी ब्रांड, वही उनका इवेंट मैनेजमेंट, ये सब कुछ, क्या इंडिया गठबंधन एक साथ और नरेंद्र मोदी इधर, क्या इसको कोई आप तुलना इसकी कर पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि भारी पड़ सकता है अभी भी नरेंद्र मोदी में के चेहरे में वो जान है? नहीं, तुलना करने का प्रश्न नहीं है। तुलना वगैरह तो तब होगी जब इन 3 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे और ये स्पष्ट होगा। जैसे मैंने पोलस्टर्स के लिए भी कहा कि मैं कोई पोल रोल्स पे ध्यान नहीं देता, ये काम बहुत सालों मैंने देखा है टेलीविजन में होते हुए। वो तो तभी स्पष्ट होगा जिस दिन लोगों को ये पता चलेगा कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, इंडिया गठबंधन की भी अपनी चुनौतियां हैं। वो क्या अपना कॉम्पोजिशन तैयार करता है, कितनी कॉम्प्रोमाइज करता है एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट क्या करता है, टैक्टिकली सीटों को कैसे रखता है, ये तस्वीरें जब तक क्लियर नहीं होंगी, मैं नहीं इस पर कोई भविष्यवाणी करूंगा कि इसका पलड़ा भारी और उसका पलड़ा कम। हाँ, जी ये जरूर है, ये फैक्ट है, जो 2 बातें आपने रखी, ये बिल्कुल सच है कि ये ना 2014 है जहां कांग्रेस की भयंकर करप्शन की इमेज और एंटी इनकम्बेंसी ने इनको बहुमत दिलाया, और ना ये 2019 है जहां पर कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन नहीं था। पुलवामा जैसी घटना हुई जिसने जो नेशनलिज्म को बीजेपी प्रमोट करती है उसका एक मूड बनाया। हालांकि पुलवामा की घटना को लेकर पूरे देश को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि सत्यपाल मलिक लगातार क्या बोल रहे हैं और क्या आरोप लगा रहे हैं हमारे जवानों के शहीद होने पर। लेकिन उस समय बीजेपी, मैंने कहा था और रिकॉर्ड कहा था कि बीजेपी को पुलवामा का लाभ होगा। बीजेपी को राइट विंग हिंदू पार्टी होने की वजह से कोई भी गतिविधि जो पाकिस्तान के खिलाफ होती है उसका लाभ होता है। ये अटल जी के समय भी हुआ था। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और कारगिल हुआ था,
वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये पैटर्न है, ये इंडियन पॉलिटिक्स का पैटर्न है। लेकिन अभी ये कह देना कि किसको क्या लाभ होगा, किसको, इसमें बहुत बड़ी जो चुनौती है, जो चैलेंज है मेरे हिसाब से, वो इंडिया अलायंस का भी होगा कि वो क्या स्ट्रैटेजी रखते हैं, अपने आप को कंपोज कैसे करते हैं, अपने गठबंधन कैसे बनाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहमियत की बात, अपनी सीटों का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अब तमाम थ्योरीज आप भी जी। पढ़ रही होंगी, बाहर निकल के आई है कि 300 प्लस सीटों पर 1-on-1 होगा। तो ये 1-on-1 कैसे होगा, कौन सी पार्टी का व्यक्ति कैसे अलायंस का व्यक्ति बन के लड़ेगा, तो ये सब फॉर्मूला अभी तैयार होना है। इसीलिए मैं उसका प्रिडिक्शन नहीं करूंगा। रहा नरेंद्र मोदी जी। की बातें, नरेंद्र मोदी के वादे, नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग, नरेंद्र मोदी की पोजीशनिंग, सोशल मीडिया, इन सब ताकतों में तो बीजेपी बहुत ताकतवर है ही ना, ये तो साबित हो चुका है। लेकिन इसके पीछे जी। भी एक दिलचस्प कहानी है। कल ही मैंने एक प्रोग्राम में कहा, और वो सज्जन ने भी मुझे क्लिप भेजा कि बाप रे बाप ये बात कितनी वायरल हो गई। अब आप एक खास बात किसी ने नोटिस की है, आपने नोटिस की है कि इतने सालों तक राहुल गांधी को पप्पू कहने के बाद पिछले कुछ महीनों में, खास तौर पे राहुल गांधी की यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उनको पप्पू कहना बंद हो गया। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा उनको पप्पू कहने की। वरना आपको याद है, हर 6 घंटे पर, 24 घंटे पर उनको किसी न किसी बात से जोड़कर पप्पू कहा जाता था कि नॉन सीरियस रिलक्टेंट इंडियन पॉलिटिशियन है, हम तो गिनते भी नहीं, जी। ये तो हमारे लिए विपक्षी नहीं। बट वो पोजीशन तो शिफ्ट आ गया ना, जी। वो पोजीशन तो शिफ्ट आ गया ना। आज आप राहुल गांधी को सीरियसली ले रहे हैं, आपके लिए वो पप्पू नहीं है। इतने इतने राजनीति में बेवकूफ कोई नहीं होता। पहले आप सिंपली डिसमिस कर देते थे, अरे क्या है ये बुशरा जी कौन है, ये विज्ञान प्रकाश कौन है, इनके हम क्यों सुने, कौन है ये। तो दैट इज द चेंज, प्लीज एनालाइज, दैट इज द बिग चेंज। तो जिस चीज को आप नकार के बैठे थे और अपनी जीत स्वीकार के बैठे थे, वो इक्वेशन बदल गई ना। तो 24 जी। में एक विपक्ष आ गया है जो 19 में नहीं हम्म। था, 14 में नहीं था। तो बड़ी तस्वीर जाहिर को सी हमें बात है। और देखने और समझने की जरूरत बिल्कुल। और लगातार जैसे आपने सत्यपाल मलिक का आपने ज़िक्र किया, इसी तरह से अभी हमने सुना कांग्रेस के एक नेता ने, इससे पहले हमने देखा कि शिवसेना के एक नेता ने बार-बार ये आशंकाएँ जताई जा रही हैं कि जब जनवरी में जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उससे पहले कुछ बड़ा, कुछ विस्फोटक हो सकता है, ताकि 2024 में एक बार फिर से उसी अपनी सांप्रदायिक सियासत के बलबूते नरेंद्र मोदी एक बार सत्ता पर फिर से काबिज हो जाएं। क्या आपको लग रहा है कि ये तमाम बातें, क्योंकि अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट पे तो चुनाव 2019 में लड़ा ही नहीं गया था, 2014 में भी नहीं लड़ा गया था, और तमाम जो राज्य के चुनाव है वो भी नहीं लड़े गए। सबको पता है कि हेट स्पीच किस तरह से आम हो गई है, अब तो संसद तक पहुंच गई है। और ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर से इसी ध्रुवीकरण की सियासत के भरोसे ही है नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी? क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे, हमें फिर से वही तमाम बातें, 80-20, शमशान कब्रिस्तान, बुलडोजर, कपड़ों से पहचानना, कांग्रेस को दुश्मन बताना, पाकिस्तान परस्त बताना, अर्बन नक्सल तो वो कह ही चुके हैं अभी, तो ये तमाम बातें हमें फिर से उसी तरह से नजर आएंगी और कोई वादे या कोई डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, क्योंकि मुद्दा विहीन अभी भी सियासत बीजेपी कर रही है, हालांकि विपक्ष लगातार उनको घेर के मुद्दों पर ला रहा है। तो गालिब का एक शेर है कि हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने का हम नहीं कायल, जो आंखों से न टपका तो फिर लहू क्या है। अब हिंदुस्तान को इस हकीकत पर आना पड़ेगा। देखिए, कोई चुनाव, आप मेरी किताब फ्रॉम लखनऊ टू द पावर एंड प्लाइट ऑफ यूपी पढ़िएगा, चूंकि आपने राम मंदिर का जिक्र किया है, उसके उसमें जो बीजेपी का अध्याय है उसका टाइटल ही है राम भरोसे, बीजेपी स्टिल राम भरोसे, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, बीजेपी स्टिल राम भरोसे। तो एक चुनाव मेरे अपनी मेमोरी में, बड़ा लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने विकास के नाम पर लड़ा था और बहुत बड़े उनके उसमें नेता थे, सन 2004 का इंडिया शाइन।
अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद के नेता थे, क्या हश्र हुआ, कांग्रेस पावर में आ गई। तो बीजेपी बार बार लड़ेगी वाली बात नहीं है। पोलराइजेशन तो बीजेपी के कोर पॉलिटिक्स है। जब लोग मुझे पूछते हैं ना कि दूरी पे जी क्या एक्शन होगा, मैंने उस दिन कह दिया कि कोई एक्शन नहीं होगा, ये अनुराग ठाकुर बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो लोग घबरा गए, अरे आप तो बड़े परेशान करने वाली बात कर रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने ही सर्व द पर्पस। ये सबसे पुरानी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, या किसी भी दल की हो सकती है, कि जब लोग संवैधानिक पदों पर बैठे होते हैं तो तमाम ऐसे नेता रखे जाते हैं जो भड़काऊ भाषा, हेट स्पीच जिसे आप कहते हैं, वो बोलते रहे, नहीं तो कोर वोट तो उनका चला जाएगा। दूसरा, मैंने आपको एग्जाम्पल एक बार और दिया था कि भाई 2009 में 20 के नीचे लाल कृष्ण आडवाणी 20% के नीचे आ गए थे। बीजेपी का कबाड़ा हो गया था उसके कोर वोट का। तो सबसे पहले वो अपने कोर वोट को इंश्योर करेगी ना, जो 27-28% है, जो हार्डलाइन हिंदुत्व है, जो उनके हिंदुत्व में यकीन करता है। हिंदुत्व की परिभाषा जो है, मैं वहां सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, मनोहर जोशी के केस में जस्टिस जीएस वर्मा ने कर दिया था, और उन्होंने साफ साफ कहा था, ये देश जी के सर्वोच्च अदालत की परिभाषा है, मेरी नहीं। हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। बट ये जिस बात को हिंदुत्व मानते हैं, ये इनका मॉडल है, और ये इनका इलेक्टोरली पॉलिटिकली सक्सेसफुल मॉडल है, तो इसी को फॉलो करेंगे। तो ये कोई पूछने का सवाल ही नहीं है। ये ऊपर से जितना भी विकास और फलाना और बुलेट ट्रेन और कौन सी साइकिल और कौन सा हाइड्रोजन ये करते रहे, वो सब अंततः जानते हैं किस हिसाब से योगी आदित्यनाथ चुनाव जी लड़ेंगे। आप जरा बताइए मुझे, अगर आपने उनका थोड़ा बहुत भी बायोग्राफी पढ़ी हो, नहीं तो आपको मेरी किताब में दूंगा ही, जी 600 रुपए लूंगा उसके, तो आप उसे जरूर पढ़िएगा। तो आप हिस्ट्री, ये फैक्ट्स जी प्रूव कर रहे हैं। तो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई ओपिनियन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो ये सब तो होगा ही जी होगा। अगर ये नहीं हो तो बीजेपी चुनाव कैसे लड़ेगी, आप बताइए ना। 15 लाख रुपए का जिस प्रधानमंत्री ने 2014 में वादा किया हो कि आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे, और उसमें पॉपुलेशन ऐड कर दीजिए, और आज का फिगर समझिए, तो देंगे 15 लाख रुपए 24 के चुनाव से पहले। तो क्या उनके लिए जी बेहतर नहीं है कि राम मंदिर और ये सब मुद्दे वापस किसी न किसी तरीके से, ईश्वर करे कोई विस्फोटक घटना ना हो, मैं तो नहीं जानता इनकी रणनीति, जी वो उठे, बजाय इसके कि सरकार को अपनी जेब से, जब आपकी आर्थिक हालत इतनी खराब है, आपको 15 लाख रुपए देने पड़े, जिसका वादा आपने किया था। बिल्कुल देश में किसी ने नहीं पूछा था, जी ना देश में किसी ने नरेंद्र मोदी से ये पूछा था कि आपके सीने का साइज क्या है, कितने इंच का है। उन्होंने खुद से बताया था 56 इंच का है। जी उन्होंने खुद से बताया था ये जाहिर सी 56 इंच बात का है। सीना। मैं अब आपसे वो रिड्यूस होकर अगर हार में क्या हो जी जाता है, मैं क्या करूं। तो जाहिर सी बात है कि एक एजेंडा तो ये है ही, और साफ तौर पर नजर आ रहा है जिस तरह से हेट स्पीचेस जो हैं वो पूरी तरीके से आम है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये, हालांकि राहुल गांधी इस तरह के सवाल से बचते हैं, या वो शायद उन्हें लगता है कि इस तरह से ब्रांडिंग नहीं की जानी चाहिए, लेकिन क्या आपको लग रहा है, अगर मैं एक पूरी पृष्ठभूमि के तहत बात करूं, कि जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का, और उसके बाद उनकी अध्यक्षता में गुजरात का इलेक्शन लड़ा गया, और वो बहुत कामयाब इलेक्शन रहा, क्योंकि गुजरात जैसी जगह पर कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया था। उसके बाद जब 2019 का इलेक्शन हुआ तो हमने देखा कि कांग्रेस पूरी तरीके से तमाम जगहों पर हारी, और उन्होंने फिर उसकी एक तरह से खुद जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर दिया था अध्यक्ष पद से। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो आंदोलन के तहत अपने आप को जैसे इवॉल्व किया है, और एक सहजता से जैसे वो लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और लोगों को लगता है कि शायद उनको अप्रोच करेंगे तो वो हमारे पास आएंगे, हमसे बात करेंगे एक आम आदमी की तरह, हमारी तरह बनके हमारे दुख दर्द को समझेंगे। वो तमाम तस्वीरें मौजूद हैं। दूसरी तरफ एक मोदी ब्रांड है, जहां पर लोगों के बीच में और उनके बीच में एक दीवार है, और वो दीवार ऐसी है कि लोगों को लगता है कि उनके पास तो बहुत दूर के बाद शायद उनसे सीधा संवाद भी नहीं किया जा सकता है। और ये एग्जाम्पल मौजूद है कि 10 साल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी नहीं किए, जहां राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं हर मामले पर। तो क्या आपको लग रहा है एक नैरेटिव बन रहा है देश में, ब्रांड मोदी और ब्रांड राहुल, और लोग ये समझ रहे हैं कि अगर अभी कोई ऑप्शन है तो वो राहुल गांधी हैं? क्या आपको ये लग रहा है इस तरह की क्या कोई सिचुएशन बनती पहले तो मैं हुई अपना नजर स्ट्रेट आ रही फॉरवर्ड, है? हाँ, मैंने पहले भी इसको कहा है
और बहुत ये बात पॉपुलर हुई है, अपने स्पीचेस में भी मैंने कहा है, सबसे फटीचर अंग्रेजी का शब्द हाल में मुझे सुनाई पड़ा है हाल के सालों में, तो वो नैरेटिव है। ये नैरेटिव नहीं है, ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जो बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की एजेंसीज हैं, इनका है धंधा, और उसको बताना नैरेटिव। जी इतने नैरेटिव अगर कामयाब हो गए हो रहे होते ना, तो वो प्रशांत किशोर भी नैरेटिव लेके आए थे कांग्रेस के लिए, कबाड़ा करके गए ना कांग्रेस पार्टी का, स्पिन डॉक्टर्स, नैरेटिव। अरे सारे नैरेटिव पे नरेंद्र मोदी के इतने असेंबली इलेक्शन क्यों हार गए? नैरेटिव तो बीजेपी का एक ही है, जब से जनसंघ बना है 1950 में लेकर 19 से लेकर 80 तक। जरा मुझे नैरेटिव आप बता दीजिए अलग कौन सा है? नैरेटिव क्या है बीजेपी का? हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई है आपके पास? कोई नई जानकारी आई है पिछले 50 सालों में तो मुझसे शेयर करिए। यही है ना कि जी हिंदू इधर है और मुसलमान से डरा रहे हिंदू, क्योंकि ये मुसलमान हिंदू को खत्म कर देगा। यही सब नैरेटिव है ना। असली नैरेटिव और गांव जमीन देहात में क्या है? तो सरकार की मर्जी करोड़ों रुपया एजेंसियों को देने की, नैरेटिव बनाने की, उसमें तो अपना फोटो खिंचाना है कि वाइल्ड लाइफ में जा रहे हैं तो अपनी स्टाइल से, अभी मैं भी सनग्लासेस पहन के आपके प्रोग्राम में बैठ सकता था, तो हर जगह जा रहे हैं। जैसे किसी व्यंग्यकार ने कहा कि भाई कपड़े भी बदलते हैं, तो डुबकी मारने के पहले एक कपड़ा, बाहर आने पर दूसरा कपड़ा। तो यही सब नैरेटिव है बनवा के देते। तो इससे फटीचर और घटिया कोई शब्द मैंने आज तक नहीं सुना इस कॉन्टेक्स्ट में पिछले सालों में। तो ये सिर्फ पैसा कमाऊ मशीन, और सरकार खुशी खुशी इसके पैसे ले रही है। नैरेटिव अंत में सिर्फ एक है, जो आपने सवाल थोड़ी देर पहले पूछा कि क्या राम मंदिर जनवरी में खोलेगा, कुछ हो जाएगा। नैरेटिव ये है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, बस, दूसरा कोई नैरेटिव नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि ये इंडिया वाले किसी को पैसे देके कौन सा नैरेटिव लिया है। आजकल हम और आप भी ऐसी एक एजेंसी हमको जल्दी बनानी चाहिए, बहुत पैसे मिलते हैं वही बात बताने के जो 25 साल से हो रही है, तो उसको बस पैकेज करके उसके प्रेजेंटेशन पॉइंट बना के, तो यही नैरेटिव है। तो हो सकता है राहुल गांधी, अब जब राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा से अपनी इमेज चेंज की, उससे पहले वो पप्पू थे, जी तो बताइए उसमें कौन सा नैरेटिव आ गया? मेहनत तो उनको 6,000 10,000 किलोमीटर चलने की करनी पड़ी, पर हो सकता है नैरेटिव के पैसे बनाने वालों ने उसमें बना लियो, कांग्रेस से ले आए वो माल कि हम बताते हैं कि वो किस 2 कदम दाहिने चले, 2 कदम बाएं चले। यही है। these are all marketing gimmicks. Core issue is for बीजेपी polarization, for Congress to make sure कि वो polarization नहीं हो और सब लोग सांप्रदायिक सौहार्द से एक साथ आए। यही है। अब इसके मुझे तो 5 रुपए कोई नहीं देगा बताने के, लेकिन कोई एजेंसी होगी जिसको कई 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा ये नैरेटिव बनाने का, नैरेटिव। जी तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ तो ध्रुवीकरण की सियासत है और पोलराइजेशन है, और इसी के बिना पर एक बार फिर से शायद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि नैया पार हो जाएगी। दूसरी तरफ एक बिल्कुल काउंटर नैरेटिव है, जहां पर बात मोहब्बत की दुकान की जा रही है, जहां पर बात नफरत से लड़ने की जा रही है। और यही वजह है कि हम दोनों में पहले ये होता था कि शायद भारतीय जनता पार्टी एक तरह का एक नैरेटिव सेट करती थी, फिर से मैं वही वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, नैरेटिव सेट करती थी, और शायद विपक्ष नहीं उसके कोई बात पीछे नहीं, पीछे आपकी जाता गलती था। नहीं है। आप दूसरा, जी आपकी गलती नहीं है। अगर मैं आपसे गुस्से से इस वक्त बात करूं तो भी वो नैरेटिव हो गया, और अगर आपसे मैं प्यार से या मोहब्बत से इस वक्त बात करूं तो वो भी नैरेटिव हो गया। तो मैं तो चाहता हूं कि मैं नैरेटिव बनाने वाला बनूं और मेरी गरीबी कम हो उस दुनिया जी में, क्योंकि इससे आसान कोई जी काम ही बिल्कुल। नहीं है। मैं एक नैरेटिव बना के आपको थमा दूंगा। जी जाहिर सी बात है। तो अब ये किसका नैरेटिव किस पर भारी पड़ता है, और मोहब्बत की दुकान की बात लगातार राहुल गांधी करते हैं, और ये लगातार जिस तरह से लोगों से वो संवाद कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और एक छवि जो उनकी एक बड़े एक नेशनल लीडर की जो फिलहाल बन गई है। और दूसरी तरफ हम ये देखें नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उनके पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है, उनका सफा बिल्कुल खाली है। और यही वजह है कि जब वो अपनी रैलियों में बात करते हैं, रैलियों में जब वो संवाद करते हैं, तो अपने से ज्यादा वो कांग्रेस की बात करते हुए नजर आते हैं। और एक बार नहीं, अभी फिलहाल देखा कि 51 मिनट में 44 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के पास इन तमाम चीजों के अलावा और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। देखना ये
होगा कि आगे आने वाले चुनाव में, चाहे वो राज्य के हो या फिर आम चुनाव में हो, किसका पलड़ा भारी होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा और जनता तय करेगी। बहुत शुक्रिया विज्ञान जी, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हमें समय बहुत शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।